नमस्कार सभी को, जय हिंद। मैं अर्पित शर्मा हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो लोग आ गए हैं, जो लोग जुड़ गए हैं, उन सभी से हमारी एक रिक्वेस्ट क्या कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस हफ्ते के करंट अफेयर लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और आप सभी को पता है, आप सभी लोग एग्जाम दे रहे होंगे और एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, तो आप सभी लोग, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं इस चीज को, मैं एग्जाम्स को देखता हूं बकायदा। और अभी केवीएस का एग्जाम हुआ था, केवीएस के एग्जाम में भी करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो बहुत हाई आया था। उसमें भी 3 क्वेश्चन, हाई का मतलब बहुत ज्यादा नंबर में पूछे गए थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उसमें भी 4 क्वेश्चन जो थे वो हमारे क्लास के क्वेश्चंस थे, हमने क्लासरूम में डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन, वो पूछे गए थे आप लोगों के केवीएस के एग्जाम में। मैं इसलिए बोल रहा हूं हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक होते हैं। इसलिए बस हमारी वही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे छोटे भाई बहनों से, ठीक है क्या, कि प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं भी आप उसको शेयर कर दीजिए। हम रुकेंगे नहीं और आपको रुकने नहीं देंगे, ठीक है। आपकी जब तक सफलता आपके कदम नहीं चूमेगी तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगी, ठीक है। कब तक जारी रहेगी? जब तक जंग ये ना कह दे, जब तक आपका जो हिस्सा है, आपकी जो किस्मत है वो ये ना कह दे कि चल बेटा अब तेरी बारी है, ठीक है। तो तब तक हमें क्या करनी है, हमें रुकना नहीं है, ना हम रुकेंगे ना आपको रुकने देंगे। और इसी सीरीज में हमारे इस हफ्ते का कौन से वीक का, हमारे 18/2/2023 से 24/2/2023 तक के जो करंट अफेयर हैं, उसमें हमारा पहला करंट अफेयर ये रहा आपके सामने। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो हाल ही में बांग्लादेश में राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं। बांग्लादेश में कौन से व्यक्ति नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? कमेंट बॉक्स में मैं आपके आंसर चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिए, फटाफट की स्पीड से बताइए। चलिए ठीक है बेटा, हम जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू या चुप्पू, कुछ भी बोल लीजिए आप। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू जो हैं वो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं शहाबुद्दीन चप्पू। अब जानते हैं, देखिए इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, ये शहाबुद्दीन चप्पू साहब की फोटो है जो अभी हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को निर्विरोध 22वां राष्ट्रपति चुना गया है। कौन, कैसा राष्ट्रपति? निर्विरोध 22वें राष्ट्रपति चुने गए हैं, ठीक है। निर्विरोध मतलब 22वें राष्ट्रपति नहीं है जो निर्विरोध चुने गए हैं, ये एक्चुअली 22वें राष्ट्रपति हैं जो श्रीलंका, जो बांग्लादेश में निर्विरोध चुने गए हैं। अच्छा, मैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछूं, भारत में वो कौन से राष्ट्रपति थे जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर, जानना चाहता हूं मैं आपसे। देखते हैं आप लोगों की जीके और कितनी स्ट्रांग है। करंट से काम नहीं चलेगा, बाकी की जीके भी स्ट्रांग होनी चाहिए। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है, जिनके अगेंस्ट में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था? चलिए हम बताते हैं उसका आंसर, आप भी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। तो भारत के वे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे वो कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। कौन से थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे भारत के राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे। उनका किसी ने विरोध नहीं किया था राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है। तो और चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, 74 वर्षीय चप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। किसकी? मोहम्मद अब्दुल हामिद अभी के टाइम पर राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के, उनकी जगह लेंगे शहाबुद्दीन चप्पू साहब।
बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। इस साल 23 अप्रैल को समाप्त होगा अब्दुल हमीद का कार्यकाल। लेकिन बांग्लादेश में रूल यह है कि जो कार्यकाल है, कार्यकाल खत्म होने से कम 60 दिन पहले जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, ये रूल है कहां पर, बांग्लादेश में। तो उससे पहले ही, कम से कम 60 दिन पहले ही, कम से कम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा की नहीं, ठीक है, कम से कम 60 दिन पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो अभी नॉमिनेशंस वगैरह हो रहे थे, किसी ने नॉमिनेशन फाइल नहीं किया तो शहाबुद्दीन चुप्पू को क्या कर दिया गया, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। चुप्पू का जन्म 10 दिसंबर 1949 को, 10 दिसंबर, सॉरी बेटा पेन गिर गया, तो 10 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल, देखिए 1949 में बंगाल, जो एक्चुअली बंगाल है ना, बंगाल 1947 में बंगाल को दो हिस्सों में बांटा गया था। जो एक्चुअली पाकिस्तान बना था ना, वो दो हिस्सों में बना था। कौन से दो हिस्से, एक था ईस्ट पाकिस्तान और एक था वेस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान था, इस पूर्वी पाकिस्तान को पूर्वी बंगाल के नाम से भी जानते थे। और इस पर किसका शासन हुआ करता था, इस पर पाकिस्तान का शासन हुआ करता था। अरे भाई, आप लोगों ने कभी इतिहास पढ़ा हो तो जानना, भारत जो है ना, भारत, गर्व से सीना चौड़ा करके कहता हूं, गर्व से सीना चौड़ा करके, भारत जो है, भारत ने उस हमारे पड़ोसी छोटे बेटे के, जो हमारा कई बार क्या है, कई बार गुस्सा भी हो जाता है हमसे, ठीक है, उसके दो टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, उसके दो हिस्से कर दिए थे, किसके, पाकिस्तान के। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एक नेता हुआ करते थे, आज का बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, उसके एक नेता हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंगबंधु के नाम से जानते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, उनकी जो पार्टी थी शेख मुजीबुर रहमान की, वो चुनाव जीत गई थी, लेकिन उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी चुनाव हार गई थी, वहां पर सरकार बनने वाली थी मुजीबुर रहमान की। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान वाले जो लोग थे, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग थे, वो अपने आप को पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों से बेहतर समझते थे। तो जो आज का पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, वो अपने आप को बंगाली लोगों से बेहतर मानते थे, वो उनका शोषण करते थे। और यही बात मुजीबुर रहमान को पसंद नहीं थी, और मुजीबुर रहमान की पार्टी चुनाव जीत गई मैजिकली। तो मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बनने वाले थे, पर उनको बनने नहीं दिया गया, उनको गिरफ्तार करके जेल में डलवा दिया गया। अब गिरफ्तार करके उनको जब जेल में डलवा दिया मुजीबुर रहमान को, तो भैया बंगाल की जनता में इससे क्या हुआ, और रोष बढ़ गया। पहले ही अत्याचार करती थी एक तो आर्मी, पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश में, और जब उनके नेता को उठाकर जेल में डलवा दिया तो इससे उनके लोगों में और गुस्सा बढ़ गया, और उन्होंने वहां पर एक संगठन खड़ा किया। उस संगठन का नाम था बांग्ला मुक्ति वाहिनी। उस बांग्ला मुक्ति वाहिनी के लड़ाकुओं को भारतीय सेना ने, रॉ ने ट्रेनिंग दी, उनको लड़ने को, वहां पर हथियार वगैरह सारी चीजें दी, भारत ने ट्रेनिंग दी थी उनको। ठीक है, भारत शांति पसंद मुल्क है, लेकिन जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा था वो भारत नहीं देख सकता था बिल्कुल भी। भारत ने उस अत्याचार के विरोध में आवाज उठाई और सही का साथ दिया, और वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का जनरल था याह्या खान, ठीक है, और भी कई सारे पाकिस्तान के आर्मी के जनरल्स थे, वो वहां पर लड़ रहे थे। और एंड में क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ उस बांग्लादेश को लेकर, और रेस्ट इज हिस्ट्री, रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सभी को पता होगा। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया। मोर देन 93,000 सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ इंडियन आर्मी। It was a kind heart of Indira Gandhi who have given return their soldiers back to Pakistan. आज जो वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आज का अभी थोड़े दिनों पहले ये कमेंट भी हुआ था वापस अभिनंदन वर्तमान को लेकर, उनको बताना कि अगर 92,999 भी छोड़ देना, हमारा तो एक अभिनंदन को पकड़ा था, वो भी तुमको डर के कारण वापस देना पड़ा। तुम्हारे तो मंत्री कह रहे थे भैया पार्लियामेंट में कि इंडिया अगर वापस नहीं करते ना, इंडिया अटैक कर देता, ठीक है, खत्म हो जाता पाकिस्तान। तुम्हारे मिनिस्टर्स कह रहे थे ये चीज, ठीक है। तो पहले संभाल लो, अपने देश को संभाल लो। एक नसीहत उन लोगों के लिए जो लोग आज फिर भी कह रहे हैं भारत के लिए, अरे भैया भारत शुरू से शांति पसंद मुल्क रहा है।
तुर्की जो तुम्हारा साथ देता है हमेशा यूनाइटेड नेशंस में, उस यूनाइटेड नेशंस में तुर्की जो तुम्हारा साथ देता है हमेशा, उस तुर्की में भी जब आपदा आई ना तो सबसे पहला दल भारत का गया था। हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हाल ही में जो भारत ने सीरिया और तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन चलाया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। भारत ने मदद भेजी है तुर्की के लिए। और उधर की साइड से क्या मदद भेजी गई? उधर की साइड से वही मदद भेजी गई जो एक्चुअली तुर्की ने पाकिस्तान में जब फ्लड थी, आज भी कई सारा सिंध का कई सारा इलाका आज भी बाढ़ में डूबा हुआ है, तो जब फ्लड आई थी पाकिस्तान में तो उस फ्लड में मदद भेजी थी तुर्की ने। तो किस बिहाफ पर वहां पर अभी के टाइम पर डॉलर का रेट 350 रुपए, 3.5 गलत नहीं हो तो शायद 320 रुपए के करीब पहुंच गया है। $1, 1 अमेरिकन डॉलर। इट इज योर रेस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। सो प्लीज, अभी थोड़े दिनों पहले ही जावेद अख्तर साहब जाकर आए हैं। कंट्रोवर्सीज पर बात करनी चाहिए, इससे क्या होता है अपने एक्चुअली हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो बढ़ती है। जावेद अख्तर साहब गए और घर में घुसकर मार के आए, अब वो पीछे से बिलबिला रहे हैं। गलत क्या कहा उन्होंने सही तो कहा। हाफिज सईद, अभी उसके बाद में जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है समीनुल्लाह, उसका बयान आया है अभी दोबारा से जावेद अख्तर साहब के जाके आने के बाद में। तो उन्होंने गलत क्या कहा आप ये भी तो देखिए ना, गलत क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने गलत। इट इज योर फॉल्ट। आज जो भी है पाकिस्तान वो अपनी कंडीशंस के लिए खुद जिम्मेदार है, और इंडिया ने बांग्लादेश को बनवाने में बांग्लादेश की हेल्प करी थी। ठीक है, इंडिया ने पूरी हेल्प करी थी। 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाया था। ठीक है, एक अभिनंदन को रख भी लेते ना। तुम याद करो उन 90,000 बंदी पाक जवानों को, तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। शिमला में इंडिया ने सरेंडर दिए थे वापस कि भैया हम कहां रखेंगे, कोई मतलब की नहीं है वो हमारे। तो चलो, इसके बाद में चुप्पू ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में भी भाग लिया था। वही मुक्ति संग्राम मैंने बताया था ना, बांग्ला मुक्ति वाहिनी। ठीक है, उसमें भी चुप्पू जो है मतलब एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। और इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश और मुक्ति संग्राम सेनानी हैं। अभी बताया मुक्ति संग्राम सेनानी तो, और पूर्व जज भी रह चुके हैं। ठीक है, जज भी रह चुके हैं। तो इंटेलेक्चुअल पर्सन है शहाबुद्दीन चुप्पू। हो सकता है इनके कार्यकाल में भारत के और बांग्लादेश के रिलेशंस और बेहतर हों। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल नहीं रख सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। सबसे लंबे कार्यकाल के रूप में अभी कार्यकाल पूरा हुआ है किसका? अब्दुल हमीद का, मोहम्मद अब्दुल हमीद का। मोहम्मद अब्दुल हमीद ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया है राष्ट्रपति के रूप में। इनसे पहले कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो 10 साल का कार्यकाल पूरा कर सका हो राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन अब ये तीसरी बार नहीं बन सकते थे। क्यों नहीं बन सकते थे? क्योंकि बांग्लादेश में रूल है कि कोई भी व्यक्ति बांग्लादेश में 10 साल से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। केवल 10 साल का टेन्योर होगा राष्ट्रपति का, इससे ज्यादा का टेन्योर नहीं होगा राष्ट्रपति का। सेम अमेरिका में है। अमेरिका में भी कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा, वो 10 साल के 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का टेन्योर नहीं रख सकता है। 10 साल नहीं होगा वहां पर। क्यों? क्योंकि अमेरिका में एक्चुअली 4 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अच्छा, इंडिया में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो देखिए मैं आपको बताता हूं। इंडिया में है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58। इस आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल 58 में कहा गया है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार और किसी भी एज तक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और शेख हसीना किसकी बेटी हैं? शेख हसीना वही बंगो बंधु जो बताए थे ना मैंने अभी आपको, शेख मुजीबुर रहमान, उन्हीं की बेटी है शेख हसीना। वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ी सी चीजें बांग्लादेश के बारे में, ये आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। T20 में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज, महिला फीमेल क्रिकेटर। अच्छा, पहली गेंदबाज भी कह सकते हो आप। क्यों कह सकते हो पहली गेंदबाज? क्योंकि T20 इंटरनेशनल में किसी भी पुरुष क्रिकेटर ने अब तक 100 विकेट पूरे नहीं किए हैं। तो आप दोनों जेंडरों को कंपैरिजन जब करोगे तो उसमें आप पाओगे कि पहली महिला गेंदबाज बनी है जिन्होंने T20 में 100 विकेट लिए हैं।
और भारत की पहली गेंदबाज हैं। ठीक है, हम जनरली जब बात करते हैं तब पुरुष क्रिकेटर्स की बात करते हैं, महिला क्रिकेटर्स की बात नहीं करते, लेकिन भारत की पहली गेंदबाज बनी है, गर्व से कह सकते हैं, पुरुषों में भी महिलाओं में भी। कौन बनी है? पहली महिला जिन्होंने इंटरनेशनल T20 में 100 विकेट पूरे किए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है भैया दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, ये दीप्ति शर्मा की फोटो देख सकते हैं आप। भारतीय महिला टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रचते हुए T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं। दीप्ति शर्मा ने T20 में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला गेंदबाज बनी है। T20 में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली महिला क्या, भारत की पहली गेंदबाज बनी है। इससे पहले लेग स्पिनर पूनम यादव ने भारत की ओर से 98 विकेट लिए हैं। पूनम यादव हैं, क्रिकेटर हैं, पूनम यादव भी खेलती हैं अभी भी, और उन्होंने 98 विकेट ले रखे हैं, लेकिन दीप्ति शर्मा ने पूरे 100 विकेट का आंकड़ा छू लिया है। अगर पुरुष क्रिकेटरों में बात करूं मैं, तो पुरुष क्रिकेटरों में सबसे ज्यादा जो विकेट लेने का रिकॉर्ड है अभी के टाइम पर, वो किसके नाम पर है? वो यजुवेंद्र चहल के नाम पर है। ठीक है, यजुवेंद्र चहल, सबका नाम सुनते ही हंसी आ जाती है सब लोगों को, इतने कॉमिक क्रिकेटर हैं यजुवेंद्र चहल, और उन्होंने 91 विकेट्स जो हैं T20 इंटरनेशनल में ले रखे हैं। तो 91 विकेट्स युजवेंद्र चहल के नाम पर हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सबसे ज्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड जो है दीप्ति शर्मा के नाम पर हो गया है। और हाल ही में संपन्न हुए विमेंस प्रीमियर लीग भारत में पहली बार क्रिकेट लीग, महिलाओं की क्रिकेट लीग ऑफिशियली अनाउंस ऑर्गेनाइज की जा रही है, पहली बार ऑफिशियली। और उसमें जो दीप्ति शर्मा है उनको यूपी वॉरियर्स ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2.60 करोड़ रुपए में बिकी है। सबसे महंगी क्रिकेटर कौन बिकी है? स्मृति मंदाना 3.20 करोड़ रुपए में। कंपैरिजन करता है पाकिस्तान हमारी और उसकी। अब बताता हूं आपको फर्क क्या है। हमारी फीमेल क्रिकेटर स्मृति मंदाना को कितने रुपए मिले हैं? 3.20 करोड़ या 3.40 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आंकड़ा यही है, 3.20 या 3.40 है लगभग, शायद 3.40 है। तो 3.40 करोड़ रुपए मिले हैं स्मृति मंदाना को, बेंगलुरु की टीम ने उनको खरीदा है। ठीक है, पाकिस्तान में भी एक लीग होती है भैया, आईपीएल के मुकाबले के लिए। वो कुछ लोग तथाकथित क्रिकेटर्स उस लीग को भारत से बेहतर बताते हैं, मतलब आईपीएल से बेहतर बताते हैं। उनको इस बात से आइडिया हो जाएगा। पीएसएल में सबसे महंगे प्लेयर हैं बाबर आजम, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान भी है। बाबर आजम जो है उनको पीएसएल में खेलने के लिए 1.60 करोड़ रुपए मिलते हैं। 1.60 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो। ठीक है, यहां पर हमारी स्मृति मंदाना उसके डबल से भी ज्यादा ले गई। ठीक है, तो देख लो कहां डिजर्व करती है वो लीग इंडिया के सामने। तो ये दीप्ति शर्मा है, T20 क्रिकेट में सबसे पहले 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला गेंदबाज बनी है। अच्छा, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली, पूरे विश्व की मतलब पूरे विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज कौन है? विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी, भारत से ही हैं। और कितने विकेट ले चुकी हैं? 255। अभी रिटायरमेंट लिया था इन्होंने पिछले ही साल। मिताली राज और झूलन गोस्वामी दोनों रिटायर हो चुकी हैं। ठीक है, तो झूलन गोस्वामी के नाम पर रिकॉर्ड 255 विकेट हैं। अभी हाल ही में एमपी के किसी एक पेपर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, पेपर का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मध्य प्रदेश के ही एक पेपर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, और पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन इन फ्यूचर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के प्रमुख कौन है जो अपने 5 साल के कार्यकाल के पूर्व ही पद छोड़ देंगे? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक जो है उसके अध्यक्ष का जो पद होता है वो 5 साल का होता है। तो अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है जिन्होंने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो अपना जो पद है वो छोड़ने जा रहे हैं? तो कौन है भैया विश्व बैंक के अध्यक्ष? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की एक और विंडो है जिसको जाना जाता है किसके नाम से? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके पास में भी कटोरा लेकर पहुंचा था अभी थोड़े दिनों पहले। हालांकि हमको अच्छा नहीं लगता कहते हुए बार बार जब हमारा बेटा भीख मांगता है, पर ऐसे क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो डेविड मालापास जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि डेविड मालापास अब क्या करेंगे? डेविड मालापास जो है अब वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। चलिए
तो अब डिटेल्स जानते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालापास ने घोषणा किया कि वे अपने 5 साल के कार्यकाल को समाप्त होने से पहले ही पद से हट जाएंगे। मालापास 2019 में वर्ल्ड बैंक के प्रमुख का पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने अमेरिकी प्रशासन में अंतरराष्ट्रीय मामलों में ट्रेजरी के अवर यानी कि अपर सचिव जो है उसके रूप में भी काम किया है। अमेरिकी प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं एक तरीके से, जैसे अपने होता है ना आईएएस, वैसे ही अमेरिकन जो अधिकारी होते हैं वो अमेरिकन प्रोफेशनल ऑफिसर्स जो होते हैं वो होते हैं। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय मामलों के लिए, इंटरनेशनल मामलों के लिए ट्रेजरी के अपर सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं डेविड मालापास। ये डेविड मालापास की आप फोटो भी देख सकते हैं और आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप का लोगो भी देख सकते हैं। विश्व बैंक एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कम और मध्य आय वाले देशों को कैपिटल प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लोन और अनुदान प्रदान करता है। देखिए, जरूरी नहीं है कि वर्ल्ड बैंक आपको सिर्फ लोन दे, वर्ल्ड बैंक आपको एक तरीके से अनुदान जो बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है, अनुदान या सब्सिडी बोलते हैं जिसे हिंदी इंग्लिश में, तो वो भी आपको दे सकता है। लोन नहीं देता, हेल्प भी करता है वर्ल्ड बैंक कई बार, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहां पर? वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से डेविड मालापास जो हैं वो अपना पद छोड़ने वाले हैं। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले वर्ल्ड बैंक में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करती थी, सीएफओ, ठीक है। सीएफओ कौन हुआ करती थी? सीएफओ हुआ करती थी इसके अभी थोड़े दिनों पहले तक कौन? गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की ही थी, गीता गोपीनाथ, ठीक है। थोड़े दिनों पहले तक हुआ करती थी, अभी चेंज हो गई। जर्मनी की एक लेडी है, वो एक व्यक्ति है वो बने हैं। तो गीता गोपीनाथ का भी नाम आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रायोजित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है? हाल ही में इसकी राशि को बढ़ाया गया है। तो कितने करोड़ रुपए की राशि जो है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के लिए आवंटित की गई है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आंसर। चलिए हम ही बता देते हैं भैया, इसके लिए हाल ही में जो राशि आवंटित की गई है वो कितनी है? 4800 करोड़, 4800 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम के लिए। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये है क्या है एक्चुअली में, इसको जानते हैं। तो देखिए डिटेल्स के बारे में, उत्तरी सीमा पर आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है। कहां पर? उत्तरी सीमा पर, यानी कि चाइना वाली बॉर्डर पर। चाइना की जो हलचल है वो होती रहती है ना उधर बॉर्डर पर। तो इंडिया ने कहा कि अब भैया तुम जितना करना है कर लो, अब हम भी करेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से इंडिया ने उसको रिप्लाई दिया है। इसका उद्देश्य उत्तरी सीमा के ब्लॉकों पर गांवों का विकास करना और सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। एक्चुअली क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में जो स्नोफॉल वगैरह है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना वो बाकी के रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों के जैसा नहीं है, ठीक है। तो वहां के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डेवलपमेंट करने के लिए एक उद्देश्य ये भी है इसका। केंद्रीय प्रायोजित इस परियोजना में प्रतिवर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ मंजूरी दी गई है, ठीक है। कब से कब तक चलेगा? 22-23 से लेकर 25-26 तक चलेगा। कुल आवंटन 2500 करोड़ रुपए के फंड का इस्तेमाल सड़कों के निर्माण में किया जाएगा। अच्छा, जो पैसा आवंटित किया गया है ना 4800 करोड़ रुपए, इस 4800 करोड़ रुपए में से 2500 करोड़ रुपए तो केवल और केवल किस में लगाए जाएंगे? रोड डेवलपमेंट के काम में लगाए जाएंगे। और ये रोड डेवलपमेंट का काम किसके द्वारा किया जाएगा? ये रोड डेवलपमेंट का काम किया जाएगा ब्रो के द्वारा। कौन सा ब्रो? यो ब्रो वाला ब्रो नहीं, ये ब्रो का मतलब है BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें SSC JE के तहत जो है वो जॉब भी लगती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। इंजीनियर्स की टीम होती है, सिविल इंजीनियर्स की, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले इस कार्यक्रम का महत्व समझ लीजिए कि क्यों जरूरी है ये कार्यक्रम। भारत के साथ हिमालय की सीमा पर चीन की उपस्थिति बढ़ाने के आलोक में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू करने की महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। आप सबको पता होगा चीन अपनी जो हलचल है वो बढ़ाता रहता है बार बार सीमा की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। चीन सक्रिय रूप से दोहरे उपयोग वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, ठीक है। चीन अपना एक तरीके से बेसिस बना रहा है नॉर्दर्न बाउंड्री पर। इसने
सरकार रणनीतिक हलकों, सुरक्षा बलों और रणनीतिक हलकों के बीच चिंताओं का जन्म दिया है। चीन ने 2017 पर सीमा पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किया था। 2017 से अब तक जो चाइना है वो इंडिया वाले बॉर्डर की तरफ एक लार्ज स्केल पर अब तक क्या कर चुका है, अब तक निर्माण कर चुका है। चलो भारतीय सरकार देर से जागी, लेकिन जागी तो सही, ठीक है। अब जागना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जाग कर बैठने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। चाइना जो है, चाइना ऑलरेडी तैयारी कर चुका है बहुत सारी। चाइना इस बात के लिए पहली प्रिपेयर्ड है कि जब चाहे तब अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया को अपनी जो स्पीड है वो बढ़ानी पड़ेगी और इंडिया को भी चाइना के बराबर में आना पड़ेगा इस चीज में। यह सीमा पर उपस्थिति को मजबूत करने के लिए तिब्बत में सीमावर्ती गांव का निर्माण कर रहा है। मतलब चाइना जो क्या कर रहा है, चाइना अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, मतलब एक होता है ना डराने वाली बात, ठीक है। तो चाइना जो है वो इंडिया को एक तरीके से डराने के लिए तिब्बत और उसके आसपास के जो गांव हैं उन एरियो में अपनी प्रेजेंस जो है उसको अधिक से अधिक दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया ने कहा कि ये बात है तो भैया ले, हम तो किसी से कम है ही नहीं इस चीज में, ठीक है। आज अतिर को भी दिखाते हैं हम, ठीक है। चलिए, तो इसलिए इस वाले विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान से जल जन अभियान जो है, राजस्थान में जल जन अभियान की शुरुआत की है। ये जो प्रोजेक्ट है ये हाल ही में राजस्थान में शुरू किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट पुराना है, साल 2022 का प्रोजेक्ट है। ये नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था, जो साल 2023 में राजस्थान में लॉन्च किया गया है। कहां पर? राजस्थान में। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है। आबू रोड सबको पता होगा, माउंट आबू जाने के लिए जो नीचे स्टेशन पड़ता है पहले वो आबू रोड पड़ता है। तो उस आबू रोड स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा जल जन अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, वही नाना पाटेकर, ठीक है, अच्छा है, वही वाले नाना पाटेकर है ना, तो वो दोनों भी उपस्थित थे। यह एक जन जागरूकता अभियान है जिसे ब्रह्मकुमारी संस्थान, जल शक्ति मंत्रालय से जुड़े लोग और देश भर में 5000 से अधिक जल निकायों के संरक्षण और नए जल निकायों के निर्माण के लिए 8 महीने तक जागरूकता अभियान चलाएंगे। कितने महीने तक चलेगा? 8 महीने तक चलेगा जागरूकता अभियान। इसमें और कौन शामिल है? जल शक्ति मंत्रालय के लोग शामिल हैं और ब्रह्मकुमारीज भारत में एक आध्यात्मिक संस्थान है जिनका जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? जिनका हेड क्वार्टर एक्चुअली में माउंट आबू में ही स्थित है। इसीलिए आबू रोड पर इस प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसे जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुरू किया। ये गजेंद्र सिंह शेखावत साहब की फोटो देख सकते हैं आप। ये क्या है? जल मंत्री के, भारत के जल शक्ति मंत्री हैं और ये सांसद हैं। कहां से सांसद हैं? ये सांसद हैं जोधपुर से। जोधपुर शहर से सांसद हैं। कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है? तो याद रखिएगा, भारत के, देखिए भारत जो है हर चीज में अपना जो झंडा है वो लहरा रहा है, हर चीज में परचम लहरा रहा है। तो इसी कड़ी में भारत के नील मोहन जो हैं, भारत के नील मोहन को क्या किया गया है? यूट्यूब का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। भारत वंशीय नील मोहन। अब जानते हैं डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, नील मोहन साहब की आप फोटो भी देख सकते हैं। भारत वंशी नील मोहन को गूगल, ठीक है, के स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में चुना गया है। उन्होंने सुजान वेजिकी, अभी तक कौन थे? सुजान वेजिकी थे यूट्यूब के नए, यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो। अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं नील मोहन। इससे पहले मोहन यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। सीपीओ, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे। नील मोहन ने 2018 में गूगल से जुड़े थे और 2015 में यूट्यूब का चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया था इनको। उन्होंने यूट्यूब मेंबरशिप सर्विस, यूट्यूब प्रीमियम किसका आइडिया था? नील मोहन का आइडिया था। म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस किसका आइडिया था? नील मोहन का आइडिया था। यूट्यूब किड्स किसका आइडिया था? यूट्यूब किड्स भी नील मोहन का ही आइडिया था।
और इसको लॉन्च करने में भी इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। ये आप YouTube का लोगो देख सकते हो, और ये कौन है, ये नील मोहन है, जो हाल ही में क्या चुने गए हैं, YouTube के नए CEO चुने गए हैं। इंडिया जो है हर चीज में परचम लहरा रहा है। हालांकि जो एलॉन मस्क है उन्होंने पराग अग्रवाल को निकाल दिया। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO हुआ करते थे, लेकिन अब भी बहुत सारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हैं सत्या नाडेला, ठीक है। गूगल के भी एक्चुअली जो CEO है वो कौन है, सुंदर पिचाई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अडोबी के कौन है, अडोबी के शांतनु नारायण हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे, हरदीप सिंह पुरी हैं, किसके, हरजीत पुरी या नाम भूल रहा हूं, मास्टर कार्ड के, ठीक है। तो कई सारे हैं, कई सारे भारतवंशी जो लोग हैं वो भारतवंशी लोग पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं, जिसमें अब नील मोहन का भी नाम शामिल हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं थल सेना के। थल सेना के प्रमुख तो कौन है भैया, थल सेना के जो प्रमुख हैं वो तो है मनोज पांडे साहब। कौन है भैया, मनोज पांडे साहब है थल सेना के प्रमुख। अभी उप प्रमुख बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं, उप प्रमुख बनाए गए हैं हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार जो हैं उनको बनाया गया है। अब डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए ये सचिंद्र कुमार साहब की फोटो है, आप देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार को थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उप प्रमुख बोल लीजिए, उपाध्यक्ष बोल लीजिए थल सेना का। जबकि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। जो साउथ वेस्टर्न कमांड है भारत की, साउथ वेस्टर्न कमांड किसको दी गई है, BS राजू को दी गई है। ये BS राजू साहब की फोटो देख सकते हैं। तो BS राजू कहां संभालेंगे, दक्षिणी भारत में संभालेंगे, दक्षिण पश्चिमी भारत में। और पूरी भारतीय सेना के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं, MV सचिंद्र कुमार बन गए हैं। सुचिंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला के पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने जून 1985 में 1 असम रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। उनकी पहली पोस्टिंग का थी 1985 में असम रेजिमेंट में, पहली असम रेजिमेंट की उसमें कमांड में उनकी नियुक्ति हुई थी। 14 कोर के वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिंधम सेनगुप्ता को उधमपुर मुख्यालय उत्तरी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। उधमपुर के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं, अनिंधम सेन गुप्ता, ठीक है। अनिंधम सेन गुप्ता जो है वो उधमपुर के मुख्यालय के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। BS राजू साउथ वेस्टर्न जो कमांड है उसके अध्यक्ष बने हैं, और अनिंध सेन गुप्ता जो है वो उधमपुर हेडक्वार्टर के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। और पूरी भारतीय मिलिट्री के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, MV सचिंद्र कुमार बने हैं। जबकि थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे साहब हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में एक खिलाड़ी ने 100 टेस्ट मैचों का आंकड़ा छुआ है। वो कौन बन गए हैं, वो बन गए हैं चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच खेलने वाले भारत के 13वें क्रिकेटर बने हैं। इससे पहले 12 लोग कर चुके हैं ये कारनामा पूरा। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा भारत की ओर से 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले 13वें खिलाड़ी बन गए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे मैच में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट में डेब्यू किया था। टेस्ट मैच में डेब्यू कब हुआ था इनका, अक्टूबर 2010 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। पहला टेस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था और 100वां टेस्ट भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला है। कोइंसिडेंस कह सकते हैं हम इस चीज को। और उन्होंने अपना वनडे डेब्यू कहां पर किया था, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 अगस्त 2013 में उन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था। ठीक है, चलिए अब जानते हैं और इनसे पहले और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। सर्वाधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड भारत में भी पूरे विश्व में भी किसके नाम पर है, सचिन तेंदुलकर 200, राहुल द्रविड़ जिनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक बार जो टिक गया वो टिक गया। ठीक है, फिर ये आउट होने का नाम ही नहीं लेते थे। वीवीएस लक्ष्मण 134, अनिल कुंबले 132, कपिल देव 131, कपिल देव हरियाणा हैरिकेन 131, सुनील अच्छा अनिल कपूर बोल दिया, सॉरी माफ कीजिएगा, अनिल कुंबले जो है उनका उपनेम जंबो है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर भी कहते थे। दिलीप वेंगसरकर 116, सौरव गांगुली दादा 113, विराट कोहली 106, ईशांत शर्मा 105, विराट कोहली को लोग चीकू बोलते हैं निकनेम से, हरभजन सिंह को टर्बोनेटर बोलते हैं 103, और वीरेंद्र सहवाग को वीरूपा के नाम से भी जानते हैं 103 टेस्ट मैच खेले हैं इन्होंने।
तो ये भारत के वो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी किए गए AI चैटबॉट का नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, हाल ही में UIDAI, ठीक है, UIDAI का एक चैटबॉट लॉन्च हुआ है, उसका नाम क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग फटाफट से। चलो ठीक है, क्या लॉन्च किया है भैया? आधार मित्र के नाम से ऐप लॉन्च किया है UIDAI ने। UIDAI भारत की एक मतलब सार्वभौमिक पहचान जो पत्र है उसकी एक संस्था है। आधार कार्ड जो बनाती है वही वाली संस्थान। अब देखिए, आधार कार्ड जारी करने वाली संस्थान UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो चैटबॉट है वो लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति, आधार PVC कार्ड को स्थिति को ट्रैक करने और नामांकन केंद्रों से जानकारी प्राप्त कर सकता है। आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करता है। वर्तमान में यह सेवा हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है। तो आज जो चैटबॉट है UIDAI का, उसका नाम क्या है? आधार मित्र है उसका नाम। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो हाल ही में हरियाणा में स्थापित किया गया है। अब जानते हैं, देखिए इसकी डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, हरियाणा में भी गोरखपुर है। एक चीज याद रखना, उत्तर प्रदेश वाले गोरखपुर की बात नहीं हो रही है, ये हरियाणा की गोरखपुर की बात हो रही है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अनुसार गोरखपुर हरियाणा अणु बिजली प्रोजेक्ट के तहत 700 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिट्स हैं। इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट के तहत 20,594 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 4,906 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। 4,906 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, बाकी 20,000 रुपए से अधिक, 20,000 करोड़ रुपए से अधिक इसमें आवंटन किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, उत्तर भारत का पहला परमाणु बिजली प्लांट जो है वो स्थापित हो रहा है कहां पर? हरियाणा में। भारत का पहला कहां पर हुआ था? भारत का पहला हुआ था तारापुर, जो कि कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में तारापुर में भारत का पहला बिजली परमाणु घर स्थापित किया गया था। चलिए, इसके बाद केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, अच्छा याद रखिएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय जो है ना, वो प्रधानमंत्री के पास ही रिजर्व है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 10 न्यूक्लियर रिएक्टरों के साथ स्थापना करने की व्यापक स्वीकृति दी है। 10 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर who has become the first batsman in the world to score fastest 25,000 runs in international cricket? तो कौन बने हैं हाल ही में? सभी को पता होगा भैया, विराट कोहली, जो किंग कोहली के नाम से भी जाने जाते हैं। विराट कोहली ने हाल ही में 25,000 रन पूरे किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के 6वें बल्लेबाज बन गए हैं। 5 कौन है बताएंगे वो भी। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सभी प्रारूपों में 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के 6वें और विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे तेज इन्होंने 25,000 रन पूरे किए हैं। इसके साथ ही किंग कोहली ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की सबसे तेज 25,000 इंटरनेशनल रन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। कोहली ने यह बड़ी उपलब्धि 549 इंटरनेशनल जो इनिंग्स हैं उसमें हासिल की है। 549 इनिंग्स लगी हैं इनको खेलने के लिए, बाकी सब क्रिकेटर्स को इनसे ज्यादा लगी थी। इसके अलावा इस लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर भी रिकी पॉन्टिंग और जैक कैलिस हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कठिन हो गई, चलिए हम बता देते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर सभी को पता होगा, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर इस रैंकिंग में आते हैं कौन? कुमार संगकारा। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं भैया? तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर इसमें एक्चुअली आते हैं कौन? महिला जयवर्धने। चौथे नंबर पर आते हैं कौन? रिकी पॉन्टिंग। और 5वें नंबर पर आते हैं जैक कैलिस।
ठीक है, ये रैंकिंग है। और छठवें बैट्समैन कौन बन गए हैं? अब विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, विराट कोहली भी आप बाकी बताने की जरूरत तो है ही नहीं आपको। अगला क्वेश्चन, किस पूर्व आईएएस ऑफिसर को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? देखिए, सीईओ एक पोस्ट है जो नीति आयोग में क्रिएट की गई थी हाल ही में। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, हाल ही में एक पोस्ट, मतलब नीति आयोग 2015 में बनाया गया था, 1 जनवरी 2015 को। और इस नीति आयोग में एक नई पोस्ट क्रिएट की गई थी जिसका नाम था सीईओ। किसकी जगह बनाया गया था नीति आयोग? नीति आयोग जो है वो बनाया गया था किसकी जगह पर? वो बनाया गया था आपके योजना आयोग की जगह पर। ये आईएएस है। ठीक है, तो नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग में सीईओ के नाम से पद नहीं हुआ करता था, लेकिन नीति आयोग में स्थापित किया गया। ठीक है, पहले सीईओ कौन बने? सिंधु श्री खुल्लर। अभी लेटेस्ट में जो बने हैं वो कौन बने हैं? बीवीआर सुब्रमण्यम बने हैं। हाल ही में अनाउंसमेंट की गई है बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाने की। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। और उपाध्यक्ष कौन है अभी के टाइम पर? डॉक्टर सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। यही भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल्स जानते हैं इस क्वेश्चन की। ये आप देख सकते हैं, बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। पूर्व आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर नियुक्त किया गया है? परमेश्वरन अय्यर की जगह पर नियुक्त किया गया है। परमेश्वरन अय्यर भी अभी थोड़े समय पहले ही नियुक्त हुए थे, लेकिन अब परमेश्वरन अय्यर जो है उनको दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, इसलिए परमेश्वरन अय्यर की जगह पर किसको बनाया गया है? बीवीआर सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अब परमेश्वरन अय्यर को किसमें नियुक्त किया गया है? 3 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। यानी कि इनको एक तरीके से टेम्परेरी डायरेक्टर जो है ना वो बनाया गया है किसका? वर्ल्ड बैंक का। और ये भी अपने आप में इंडिया के लिए एक अचीवमेंट की बात है। इंडियन किसी व्यक्ति को, अभी सुना आपने नील मोहन क्या बने? यूट्यूब के बने। अब जो कार्यकारी डायरेक्टर है वर्ल्ड बैंक के वो बने हैं कौन? परमेश्वरन अय्यर बने हैं। तो उनको नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के आईएएस ऑफिसर सुब्रमण्यम पिछले साल 30 सितंबर को रिटायर हो गए थे। रिटायरमेंट के बाद फ्री बैठे थे तो सरकार ने कहा कि आ जाओ यार, थोड़ा सा काम ही कर लो। ठीक है, आईएएस ऑफिसर तो वैसे ही हो। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, योजना आयोग की जगह पर किया गया था। नीति आयोग की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जो कि अभी के टाइम पर कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। सीईओ कौन बने हैं? सीईओ बने हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। किसकी जगह पर बने हैं? परमेश्वरन अय्यर की जगह पर। परमेश्वरन अय्यर क्या हो गए? परमेश्वरन अय्यर वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बना दिए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, सारी डिटेल्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, मतलब फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो किसे चुना गया? याद रखिएगा बेटा, फिल्म ऑफ द ईयर जो चुना गया है ना, फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? आरआरआर को। जबकि बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है ना वो दिया गया है कश्मीर फाइल्स को। बच्चे इन दोनों क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने वाले हैं, मैं जानता हूं। बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आरआरआर को। जबकि बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी चुनी गई है? द कश्मीर फाइल्स चुनी गई है। ठीक है, अब जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड है 2023 में। इसका आयोजन कहां हुआ? मुंबई में। इसमें विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। वहीं रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रणवीर कपूर को किसके लिए? रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। एस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर को इस अवार्ड शो में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया। आरआरआर पता होगा आप सभी को, ये पोस्टर आरआरआर का है, ये कश्मीर फाइल्स का है। गंगूबाई काठियावाड़ी में शानदार अभिनय के लिए आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का मतलब जो फ्यूचर में भारतीय सिनेमा में स्टार होने वाले हैं। तो बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? कांतारा फिल्म, जो पूरे वर्ल्ड में स्मॉल बजट में बनी थी, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिसको बोलते हैं ना, वो थी कांतारा। और उस कांतारा में एक्टर थे ऋषभ शेट्टी को बेस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, रूस ने हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग होने का फैसला किया है। तो ये संधि कब लागू की गई थी? तो देखिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी साल 2011 में लागू की गई थी रूस के द्वारा, और रूस के जो दुश्मन देश हैं उनके द्वारा ये संधि की गई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का मतलब पुरानी बातों को भूल जाओ, नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो नए सिरे से स्टार्ट तो कर दिया रूस ने, लेकिन अब उसको पुरानी बातें दोबारा से याद आ गई हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जैसे मतलब रूस को ये सारी बातें ऐसे याद आई हैं जैसे कभी आपके पापा के सामने आपकी मम्मी को पिछले 7 जन्म की सारी गलतियां याद आ जाती हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से याद आई हैं। तो देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन ने एक अहम फैसला लेते हुए न्यू स्टार्ट संधि जो है उससे रूस को अलग कर लिया है। किस लिए बनाई गई थी ये बनाई गई थी भैया, ताकि शस्त्र का न्यूनीकरण किया जा सके। जो वेपन्स में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है दोनों देशों में, किसमें? यूएस में और अमेरिका, यूएस में और रशिया में, उस पैसे को कम करके लोगों के डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। लेकिन हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के सरप्राइज विजिट पर पहुंच गए, और यूक्रेन में तो वैसी वॉर चल रहा है, तो रशिया और नाराज हो गया। रशिया ने कहा कि अब संधि सारी की सारी खत्म, हम तो बनाएंगे, तुमसे रुक सके तो रोक लो। ठीक है, यह संधि 5 फरवरी 2011 को लागू की गई थी। न्यू स्टार्ट संधि के मुख्य उद्देश्य विश्व में 2 प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना था। मैंने जैसा कि आपको बताया, हथियार को छोड़ो, उस पैसे को पब्लिक के फायदे के लिए इन्वेस्ट किया जाए। इस संधि पर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, इन दोनों ने सिग्नेचर किए थे। अभी के टाइम पर कौन है? जो बाइडेन है उधर, और इधर कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो इस संधि को खत्म किया है किसने? रशिया ने इस संधि को समाप्त कर दिया है। यूक्रेन, अच्छा यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, और उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित भी किया गया है, यह भी याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? हाल ही में इंडिया की केंद्रीय जो कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उसने एक देश के साथ हवाई समझौता किया है, एयर ट्रीटी की है। किसके साथ में की है? वो हाल ही में की है, किसके द्वारा? वो हाल ही में की है, साउथ अमेरिकी देश पड़ता है गुयाना। ठीक है, उस गुयाना या गुआना के नाम से भी बोलते हैं, उस देश के साथ में संधि की है। तो डिटेल्स जानते हैं। देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन में आपको, अच्छा इसमें नहीं दे रखा पर बताएंगे लास्ट में आपको। पीएम मोदी ने अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और गुयाना सरकार के बीच हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं के प्रावधान की एक रूपरेखा तैयार होगी। इंडिया से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती थी गुयाना, ना ही गुयाना से इंडिया कोई डायरेक्ट फ्लाइट आती थी। केवल इसी ट्रीटी के लिए यह संधि जो है हस्ताक्षर की गई है। भारत और गुयाना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमान सम्मेलन शिकागो सम्मेलन के हस्ताक्षर करता है। शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जो एयर ट्रीटी के लिए हुआ था, इसमें भारत ने भी सिग्नेचर किए थे और गुयाना ने भी सिग्नेचर किए थे। गुयाना एक साउथ अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना की आप लोकेशन देख सकते हैं, इस साइड में ब्राजील पड़ता है, इधर इसके बगल में सूरीनाम पड़ता है, और सूरीनाम के जस्ट बगल में गुयाना पड़ता है। अच्छा, सूरीनाम जो है, जो इसका पड़ोसी देश है, सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं बेविल राम खिलावन, जो कि इंडियन ओरिजिन के ही हैं, भारतीय मूल के ही हैं बेविल राम खिलावन। ठीक है, चलिए तो आज के इस हफ्ते के करंट अफेयर्स की सीरीज में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको हमारे जो इस हफ्ते के क्वेश्चंस थे वो पसंद आए होंगे। पसंद आने वाली बात नहीं है, नहीं भी आए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम में तो आते ही हैं। ठीक है, जैसा कि केवीएस के एग्जाम में 4 क्वेश्चन अपनी क्लास से एज इट इज उठकर आए हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में बताया कीजिए। चलिए अब मिलेंगे आपके साथ में अगले हफ्ते की करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ में। तब तक के लिए सभी को नमस्ते और जय हिंद।